Good morning, 11th class. So, we are on chapter number 10 of history, displacing indigenous people. In our previous classes, we have already done कि कौन होते हैं indigenous people और यहाँ पे हम specifically किन indigenous people के बारे में बात कर रहे हैं. मतलब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ऐसे एरिया जिनके ऊपर यूरोपियन अब कंट्रोल करेंगे और जो यहाँ के ओरिजिनल लोग मतलब जो बहुत सालों से रह रहे हैं जिनको हम इंडिजिनस या नेटिव पीपल बोलते हैं इनको कैसे वहां से डिस्प्लेस करेंगे. तो हमने इनिशियली ये देख लिया कि ये जो एरिया थी मतलब नेटिव्स कैसे डिफरेंट थे एज कंपेयर टू द यूरोपियंस और नेटिव बेसिकली कौन थे, कहाँ से आए थे, किस एरिया पे कहाँ पे कैसे सेटल रहते थे और फिर we understood about their lifestyle, what was the kind of their belief, and then in our बेसिकली उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि यूरोपियन इंपीरियलिज्म कैसे हुआ, कैसे अलग अलग पार्ट्स वर्ल्ड के जो हैं अलग अलग पार्ट्स उस पे यूरोपियन ने किस तरीके से कंट्रोल किया. ओके फिर हमने स्पेसिफिक नॉर्थ अमेरिका का स्टार्ट किया, फिर नॉर्थ अमेरिका में नेटिव्स एक्चुअली में थे कौन और उसके बाद कैसे ये जो नेटिव्स हैं यूरोपियंस कैसे इस एरिया में आए और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने बेसिकली इन एरियाज को कैसे हम बोलेंगे एक्सप्लॉइट किया इन टर्म्स ऑफ बेसिकली इनिशियली सिर्फ गिफ्ट जैसे लेते थे, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट था बिकॉज दीज पीपल द नेटिव वर वेरी यू कैन से कंटेंटेड पीपल, इतना इनको नहीं था ये प्रॉफिट मार्केटिंग इसका सेंस नहीं था. जनरली ये सोचते हमें चीजें एक्सचेंज करें, हम यूरोपियंस को दे रहे हैं वो हमें एक्सचेंज में कुछ चीजें दे रहे हैं, बट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स कि सेम प्रोडक्ट के लिए सेम गिफ्ट के लिए कभी यूरोपियंस उनको ज्यादा चीजें देते थे कभी कम चीजें देते थे बिकॉज यूरोपियंस तो अपने मार्केट और अपने प्रॉफिट के हिसाब से रिटर्न करते थे चीजें, बट दिस वाज नॉट द केस विद दीज नेटिव्स. ओके देन इन आवर लास्ट क्लास बेसिकली हमने यही किया था कि कैसे अब धीरे धीरे ये जो नेटिव्स हैं इनको पता चल रहा है कि जो यूरोपियंस हैं इनकी थॉट प्रोसेस जो है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द नेटिव्स. तो नेटिव्स और यूरोपियंस जो है उनके एक दूसरे के बारे में जो व्यू पॉइंट्स थे समवेट वो कैसे डेवलप हुए, इनिशियली उनकी क्या सोच थी, उसके बाद कैसे कैसे यू कैन से थिंकिंग में चेंज हुई या एक दूसरे के बारे में जो ओपिनियन है वो किस टाइप से डेवलप हुआ. दैट इज व्हाट वी हैव समवॉट सीन इन आवर लास्ट क्लास. Now we will see that slowly and gradually, when the Europeans have somewhere understood कि these people are basically ऐसे तो इन्होंने टर्म दे दिया कि अनसिविलाइज्ड है, बट वी नो समवेयर दैट जो उनका सिविलाइजेशन का मतलब था दैट वाज समवेयर नॉट वेरी क्लियर कि भाई सिविलाइज का मतलब यही है सिर्फ एजुकेटेड हो अर्बनाइज्ड एरिया एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स. But these people were though इनके terms में civilized नहीं थे but they were good, you can say good people because very near to the nature and somewhere they were not corrupted as said by Rousseau. Okay. सो अब जब स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स वो बिकमिंग मतलब इनिशियल स्टेज से अब ये क्लियर हो गए हैं, अब यूरोपियंस ने बहुत ज्यादा समवेयर एडवांटेज ले लिया है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड. नाउ वी विल सी दैट हाउ द यूरोपियंस आर ट्राइंग टू हैव पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द नॉर्थ अमेरिकन एरियाज. ठीक है, तो जब हम नॉर्थ अमेरिकन एरियाज की बात करते हैं तो इनिशियली सिर्फ एक्सचेंज चलता था और इस टाइप की चीजें चलती थी, बट ग्रेजुअली अब हम देखेंगे कैसे कैसे जो यूरोपियंस हैं वो अमेरिका के और स्पेशली अगर जैसे पहले यूएस की बात करेंगे फिर कनाडा की बात करेंगे, जिसको हम समझते हैं उसको कैसे उन्होंने जो हम प्रेजेंट फॉर्म में समझते हैं कि ये पूरा एरिया यूएस है वो कैसे फॉर्म हुआ. ओके सो लेट अस स्टार्ट विथ दिस टॉपिक. नाउ दिस इज द बेसिक मैप. हमें पता है हमने जब इनिशियली नॉर्थ अमेरिका का मैप भी देखा था तो वी हैव आइडिया कि बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है दिस इज आर यूएस से, ऊपर वाला है कनाडा एंड नीचे वाला दिस पोर्शन इज बेसिकली मेक्सिको, है ना. और ये जो अलास्का है दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यूएस और यहाँ से आए थे एशियंस और फिर उसके बाद साउथ की तरफ मूव किए थे. ठीक है, तो दिस इज यूएस, दिस इज कनाडा एंड मैक्सिको. अब इसमें हम पढ़ेंगे अपने यूएस के बारे में. ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ मैप.
सबसे पहली चीज, जो कंट्रीज दैट आर नाउ नोन एज कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका केम इनटू एग्जिस्टेंस एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। ठीक है, तो 18th सेंचुरी में ये वाले जिसको हम कनाडा और यूएस समझते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो इस फॉर्म में आए थे इन 18th सेंचुरी। नाउ एट दैट टाइम they occupied only a fraction of land दे नाउ कवर, यानी इनिशियली जब यूरोपियंस आए थे ना, तो इन्होंने बहुत एक छोटा सा हिस्सा जो था वो कवर किया था, जिसको मतलब, या फिर जो हम यूएस या कनाडा की बात करते हैं, तो इनिशियली इट वाज जस्ट यू कैन से फ्रैक्शन ऑफ लैंड। जो अभी करेंटली यूएस जो इतना बड़ा, उसका सिर्फ एक वो हिस्सा था जिसको आज हम यूएस से समझते हैं, वो उस टाइम एक बहुत छोटे एरिया में कंस्ट्रेन था। ठीक है, now what happened over next 100 years? They extended their control over more territory to reach the present size. यानी आज जो हम यूएस समझते हैं वो लगभग 100 years तक एक्सटेंड होता रहा था, तब जाके ये जो प्रेजेंट हम यूएस समझते हैं वो हुआ था। अब देखो, इट वॉज नॉट अ सिंपल थिंग कि सीधा एक्सपैंड कर लिया, एंड इट वॉज नॉट ऑल्सो कि एक ही तरीके से वॉर से एक्सपैंड कर दिया। Again, very diplomatic kind of thing. Now we'll understand this. सबसे पहले large areas were acquired by the USA by purchase. ठीक है, उन्होंने लैंड्स खरीदे। सोचो, दैट मीन्स कि कहीं कहीं से क्या किए, कुछ कुछ लैंड्स खरीद लिए इन्होंने। ठीक है, अब हम जब इसमें फर्स्ट सबसे पहले की बात करेंगे, तो इन्होंने क्या किया, दे बॉट लैंड इन द साउथ फ्रॉम फ्रांस, जिसको हम बोलते हैं ल्यूजियाना परचेज। नाउ ल्यूजियाना, नाउ यू कैन सी दिस place which is presently called as Louisiana. I'll just mark it so that you can identify it. ये जो एरिया है ना, दिस इज ल्यूजियाना, इट इज एक्चुअली साउथ ईस्टर्न यूएस स्टेट नाउ। तो यहाँ पे, एंड यू कैन सी समवेयर इट इज इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, है ना, तो यहाँ पे, या फिर वी कैन कॉल इट एज साउथ। तो जो ये एरिया है ल्यूजियाना, इसको इन लोगों ने क्या, और ल्यूजियाना और इसके अराउंड जो एरिया, उसको ल्यूजियाना परचेज बोलते हैं। ये यूएस ने खरीदा किससे, फ्रांस से। ठीक है, अंडरस्टैंड, फ्रांस क्या है, एक यूरोपियन कंट्री है, उससे खरीदा है यूएस की एरिया। नाउ उसके बाद इन्होंने क्या किया, अलास्का, अलास्का हमने देखा था इन दैट मैप, द नॉर्थ अमेरिकन मैप दैट आई शोड यू। ओके, आई शो इट टू यू अगेन। ये वाला जो हमारा पोर्शन है, दिस वन, ये जो अलास्का है, दिस इज अलास्का। अब ये ऑब्वियसली हमने देखा था, यहाँ पे रशिया है और ये एशियन ही आए थे इधर। तो ये जो रशिया है, यहाँ पे ये वाले लोगों ने समवेयर दे हैड लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर दिस एरिया। तो रशिया से क्या खरीद लिया, अलास्का खरीद लिया। सो जस्ट रिमेंबर अगेन, दिस इज आर अलास्का, मतलब समवेयर दिस इज अलास्का रीजन, और यहाँ से रशिया ने, रशिया इनिशियली रशियंस आए थे, यहाँ पे एशियंस आए थे, और उसके बाद इन लोगों ने इस एरिया के ऊपर, ये लोग ही थे ज्यादातर। तो अब क्या हुआ कि अलास्का को खरीद लिया किससे, रशिया से, और लुजियाना परचेज में जो सदर्न पोर्शन है वो खरीद लिया किससे, फ्रांस से। ठीक है, एंड बाय वॉर मच ऑफ द सदर्न यूएसए वाज वॉन फ्रॉम मेक्सिको। अब ये देखो, बेसिकली ये भी मैंने बताया था, एंड यू कैन सी इन दिस मैप ऑल्सो, ये जो हमारा पोर्शन है इन, इफ वी टॉक अबाउट कि मेक्सिको कहाँ है, यू कैन क्लियरली सी दिस पोर्शन इज मेक्सिको, है ना। सो मेक्सिको, अगेन मेक्सिको, और इसका ये वाला पोर्शन बेसिकली ये जो है, इसको इन्होंने वॉर करके सदर्न यूएसए में मिला लिया था। ठीक है, नाउ अब देखो आपस में क्या हो रहा है, फ्रांस से खरीद लिया, रशिया से खरीद लिया, मेक्सिको का कुछ पोर्शन जो है वो वॉर के थ्रू अपने एरिया में ऐड कर लिया। ठीक है, नाउ डोंट यू थिंक कि इसमें this was the country which was actually belong, or this was the region basically belonging to the natives from thousands of years back, है ना, बहुत सालों से उन्हीं के अंडर थी। तो अब हाउ कैन यू exchange or you can buy and sell certain areas without consulting the natives, because you people are foreigners, you have come from European areas, European countries है, या फिर रशिया को ठीक है एशियन कंट्री है। तो
That means this was actually something that we need to think about. A bit shocking कि it did not occur to anyone that the consent of the natives living in these areas should have been asked, but it was not so. अब इसके बाद क्या हुआ? So when we see this map you can clearly see कि western frontier जो USA का है was a shifting one as it moves, and because of this natives were forced to move out. Now as I said कि यहाँ से पहले ल्यूजियाना वाला एरिया पे expand किया इन्होंने, these people were continuously expanding from here, then Mexico वाला एरिया ले लिया, कहीं अलास्का वाला एरिया ले लिया, तो यानी which direction is this direction is the western side. You all know north south east and west. तो जो western side है उसकी तरफ extend हो रही है ना यूएस की बाउंड्री जो है, तो एक्सटेंड हो रही थी टुवर्ड्स द वेस्टर्न फ्रंटियर, बट ऑब्वियसली जो यहाँ के नेटिव्स थे ना, बिकॉज ऑफ दिस दे वर फोर्स्ड आउट, बिकॉज यहाँ पे नए नए लोग आ रहे थे, एक्सपैंड हो रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, जो नेटिव्स है उनकी उनको पूछा ही नहीं, कंसल्ट ही नहीं किया, एंड दे वर एक्चुअली पुश्ड आउट, क्योंकि दीज पीपल विल सी नाउ यूज दिस एरिया फॉर देयर ओन बेनिफिट, एग्रीकल्चर ऐसी चीजें ग्रो करना ताकि उनको प्रॉफिट हो, ठीक है। तो जो नेटिव्स हैं उनको बेचारों को क्या करना पड़ रहा था, उनको यहाँ से हटना पड़ रहा था। So this was what was happening. If we talk around about the political thing that was happening, या extension जो expansion हो रहा था यूएस का। Okay, now along with this table is given here. Again we can see कि कैसे rebellion हुआ, कैसे कोई area control किया। Canada, about Canada we'll study after we complete this US topic. Okay, तो यहाँ पे if you want to understand about the US, then you will see कि 1803 में as we have done, Louisiana was purchased from France. 25 से 58 के बीच में जो नेटिव्स थे यूएसए के, दे वर मूव टू रिजर्व, बेसिकली इनसाइड एरियाज में और इंटीरियर में चले गए थे। उसके बाद दैट जस्टिस मार्शल्स जजमेंट, अमेरिकन गोल्ड रश, इनके बारे में वील स्टडी इन डिटेल इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर। फिर कैसे सिविल वॉर हुआ, इंडियन वॉर्स हुए, एंड देन बेसिकली कुछ जो एनिमल्स हैं एक्सटिंक्ट हो जाएंगे उनके बारे में भी पढ़ेंगे, और फाइनली कैसे अमेरिका जो प्रेजेंट है वो उसने कैसे फॉर्म किया। सिमिलरली कनाडा के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे रिबेलियन हुआ, एंड देन उसमें कैसे उसमें भी गोल्ड रश हुआ था, एंड देन कैसे एक्ट हुए, एंड फाइनली व्हाट वाज द फाइनल यू कैन से वर्डिक्ट ऑफ कनाडा। सो ये अपने अलग अलग जब भी अलग अलग पोर्शंस आएंगे चैप्टर के एज वी मूव ऑन, तब वील स्टडी अबाउट दीज इन डिटेल, जिसमें से हमने बेसिकली इसके बारे में पढ़ लिया है फर्स्ट जो परचेज से रिलेटेड है। ओके, अब क्या हुआ, अब देखो द प्रॉब्लम कम्स नाउ। what is the problem? as we have already seen कि नेटिव जिस तरीके से सोचते थे लैंड के बारे में, वैसे यूरोपियंस नहीं सोचते थे, या द वे दे यूज्ड टू ट्रीट द लैंड दैट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हाउ द यूरोपियंस थॉट द लैंड टू बी। सो इसमें हम देखेंगे कि जो लैंडस्केप है ऑफ अमेरिका चेंज ड्रास्टिकली इन द 19th सेंचुरी। लैंडस्केप में भी बहुत चेंज है, कैसे? बिकॉज यूरोपियंस टोटली अलग तरीके से ट्रीट करते थे लैंड को एज कंपेयर टू नेटिव्स। अब क्या हुआ, माइग्रेंट्स आने लग गए यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस से। अब देखो माइग्रेंट्स जो आ रहे थे, हु वर दीज पीपल? लॉट ऑफ पीपल, हमने पहले भी पढ़ा, बहुत सारे रीजंस के कारण आ रहे थे इनिशियली। भाई यूरोप में कहीं कैथोलिक प्रोटेस्टेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही थी उससे रिलेटेड आ रहे थे। उसके बाद अमेरिका वाज अ गुड ऑप्शन जहाँ पे अच्छे से लैंड अवेलेबल है, काम अवेलेबल है, सो पीपल वर कमिंग इन है। नाउ वी मूव ऑन टू फ्यू स्पेसिफिक पॉइंट्स, ठीक है। तो कुछ जो माइग्रेंट्स ब्रिटेन और फ्रांस से आ रहे थे वो कौन थे? वो यंगर सन थे who would not inherit their father's property and therefore they were eager to own their land. Okay, अब क्या हुआ कि ये जो ब्रिटेन और फ्रांस है इनमें जनरली यहाँ से कौन आ रहे थे? वो लोग आ रहे थे जो यंगर सन्स थे, ठीक है, बिकॉज एल्डर सन्स को समवॉट प्रॉपर्टी मिल जाती है, जो यंगर सन्स उनको नहीं मिलती, बट दे वांटेड टू ओन देयर ओन लैंड। और उनको पता था कि जो लैंड है वो एम्पल अमाउंट में प्रेजेंट है अमेरिका में, कंपैरेटिवली चीप रेट्स में है, वहां पे आराम से अपना लैंड ओन करेंगे, वहां पे काम करेंगे, लोगों से करवाएंगे और आराम से रहेंगे, एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम एज सच। ओके,
So that means some of the migrants of the from Britain and France were younger sons who would not inherit their father's property and therefore were eager to own land in America. उसके बाद हम देखेंगे ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग थे ये ज्यादातर ऑब्वियसली एक ही एरिया से आए थे. देयर वर पीपल हु बेसिकली केम फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप एज वेल. ठीक है, अब ये कौन थे? जर्मनी से, स्वीडन से, इटली से बहुत और लोग आने लग गए. ये लोग कौन थे? ये वो लोग थे जो बेसिकली जिनका लैंड जो है वो बड़े फार्मर्स ने ले लिया था. ओके, बेसिकली एनक्लोजर या और जो वहां पे सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस थी जिसके कारण जो बिग फार्मर्स हैं उन्होंने जो कंपैरेटिवली स्मॉल फार्मर्स थे उनके लैंड ले लिए थे. तो दीज पीपल लॉस्ट देयर लैंड टू द बिग फार्मर्स बट दे वॉन्टेड टू हैव देयर ओन फार्म. उनको चाहिए था कि हमारे पास भी अपना लैंड हो, अपना फार्म एरिया हो. ठीक है, और उनको पता था कि यहाँ पे आराम से हम ये ले सकेंगे कंपेरेटिवली चीप प्राइस में एंड वी विल बी एबल टू लीड अ वेरी नाइस लाइफ विद नाइस प्रॉफिट. ठीक है, अब क्या हुआ? पीपल फ्रॉम पोलैंड वर ऑल्सो हैप्पी. अब पोलैंड से जो लोग आए थे ना वो क्यों हैप्पी थे? क्योंकि पोलैंड में बेसिकली वो एरिया जहाँ पे प्रेरी ग्रास लैंड होते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड, प्रेरी भी ग्रास लैंड होते हैं, स्टेपीज भी ग्रास लैंड होते हैं और बहुत काफी ग्रास लैंड होते हैं. तो जो पोलैंड वाले थे ना उनके एरिया में बेसिकली वो वाले लोग आए थे जो प्रेरी ग्रासलैंड से आए थे. तो जब वो आए यहाँ पे तो यहाँ पे जब उन्होंने देखा स्टेपीज ग्रासलैंड थे तो उनका एक और एडवांटेज कि उनको ऐसा ही लगता था कि हमारे जैसे पोलैंड में था ना वैसे ही है. तो मतलब एरिया का भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आया था. उनको फील एट होम जैसा ही होता था कि ऑलमोस्ट हमारे जैसे वहां पे था हमारी कंट्री में उसी टाइप का है. और ठीक है एरिया सेम है पर इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि वो बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि अब तो ह्यूज प्रॉपर्टीज खरीद सकते थे लो प्राइसेस में. आराम से वो बहुत बड़ी बड़ी जमीन जो है वो खरीद सकते थे और उस पर अकॉर्डिंगली जो भी उनको काम करना है वो कर सकते थे बिकॉज कंपेरेटिवली प्राइस चीप थे. अब इन सारे जो इमिग्रेंट्स है ये बेसिकली क्या करते थे? ये क्लियर कर लेते थे लैंड और फिर वहां पे डेवलप क्या करते थे? एग्रीकल्चर. नए नए क्रॉप्स उगाते थे. कौन से क्रॉप्स उगाएंगे ये? बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर मेनली एमिंग फॉर प्रॉफिट. तो ये ऐसी क्रॉप्स उगाएंगे जैसे राइस और कॉटन जो बेसिकली यूरोप में नहीं उगाई जा सकती. और इसीलिए जब ये जाके यूरोप में ये चीजें बेचेंगे तो क्या होगा? इनको बहुत प्रॉफिट होगा. एज सिंपल एज दैट. ओके, दैट मीन्स जब यूरोप में अपने को राइस और कॉटन जैसे सॉरी आई सेड राइस एंड वीट, राइस और कॉटन जैसे जो प्रोडक्ट है वो नहीं ग्रो किए जा सकते हैं इन यूरोपियन एरियाज जो उनका कंडीशन है एंड जो बेसिकली एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग. सो यहाँ पे राइस और कॉटन ग्रो किया जा सकता था. ये क्लियर करते थे लैंड, एग्रीकल्चर डेवलप करते थे यहाँ पे और फिर ये वाले जो क्रॉप्स है ये जो यूरोप में नहीं ग्रो किए जा सकते थे वो जाके वहां बेचते थे. इससे क्या होगा? उनके ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा बहुत. ठीक है, अब एक इसमें इनको क्या प्रॉब्लम आ रही थी? एक इनको प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यहाँ पे बिकॉज ये लोग फॉरेस्ट वगैरह कट कर रहे थे समवेयर तो वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो समवेयर अराउंड ही रहते थे आसपास. सो दीज पीपल वर स्केयर्ड इन टर्म्स कि इनके जो फार्म्स है उनको हार्म हो जाएगा अचानक से वाइल्ड एनिमल्स अगर आएंगे जैसे वोल्व्स, माउंटेन लायंस, है ना. तो अब इन लोगों ने क्या किया? इन एनिमल्स को हंट करना शुरू कर दिया अपने ह्यूज फार्म्स को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए. और इतनी ज्यादा रेट पे इतनी हाई स्पीड पे इनको हंट किया कि दीज एनिमल्स वर एक्चुअली समवॉट एक्सटिंक्ट ही हो गए थे. they did it because they wanted to protect their farm, but then somewhere they did it to such an extent that these animals were somewhere hunted till extinction. Okay, एंड उसके बाद फाइनली ये थोड़े से इनको सिक्योर्ड तब लगा जब इन लोगों ने यहाँ पे इन्वेंशन की ऑफ बार्ब्ड वायर, यानी वो जो आयरन वाली एंड वैसी वाली जो तार जैसे होती है जो जनरली फार्म की बाउंड्री पे लगा देते हैं ताकि कोई एनिमल्स जो है वो फार्म के अंदर एंटर ना कर पाए. Okay, so when this was introduced, that means when the wires were invented in 1873 and these people now used it for surrounding their farms. तो फिर obviously क्या हो गया कि slowly and gradually what happened was they
felt a bit secured in terms of the security concern for their agriculture. Okay. So with this we actually understand कि कैसे क्या changes आए थे, कैसे land पे control किया था, कैसे land को somewhere उन लोगों ने basically profit के लिए उस form में agriculture से related क्या किया था, use करने लग गए थे. ओके, नेक्स्ट आफ्टर दैट वील बी स्टडिंग कि जब इतने बड़े बड़े फार्म्स हैं और इनमें इनको काम करने के लिए लोग चाहिए, वी विल सी कि जो यूरोपियंस हैं दे विल नॉट बी that comfortable in working on these farms because comparatively temperature difference था, climate difference था, ठीक है. एंड जो सदर्न रीजन है बेसिकली यूरोपियंस के लिए बहुत हॉट था, टेम्परेचर ज्यादा था फॉर देम. So obviously क्या होगा, they were not comfortable and because of which we will see कि एक तो जो नेटिव्स है उनको एनस्लेव किया जाता था कि भाई आपको अब काम करना पड़ेगा, समवॉट स्लेवरी स्लेवरी इस फॉर्म में आ गई. और उसके बाद तो हमें ये भी पता है कि लेटर ऑन there will be slave trade where the slaves or people will be bought from Africa and then basically they'll be doing. Then how will slavery be banned later on because of certain kind of dispute occurring between basically North and South Americas and basically northern and the southern part. तो इसके बारे में we'll study in our next class. Okay. So this is it for today. Today we have basically done कि कैसे तो पहली चीज तो कैसे expansion हुआ था and second of all कि कैसे अब वो लैंड को लेके पहले तो आए क्यों, व्हाट वर द टेम्पटेशंस या व्हाट वर द यू कैन से एडवांटेजेस जिसको देख के वो लोग इन एरियाज में आके सेटल हुए. उसके बाद हाउ डिड दे स्टार्ट एग्रीकल्चर और सिर्फ प्रॉफिट वाले क्रॉप्स को ग्रो करने लग गए थे एंड देन प्रोटेक्शन के लिए एनिमल्स को मार रहे थे एंड देन बार्ब्ड वायर के इन्वेंशन के बाद थिंग्स वर दे फेल्ट मोर सिक्योर्ड. और अब हम देखेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास अबाउट दिस enslaving of the native people and then bringing slaves from Africa and then later on how this was basically banned and few things about Canada as well. Okay, in our next class. So with this we wind up today's class. If you have any doubt relating to today's topic, feel free to ask and then we'll solve the problems. Okay, now meet you all in the next class.